देखो बेटा, क्लास 11th का जो आपका पहला चैप्टर है आपका, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक, काफी सारी चीजें आप लोग कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ पुरानी चीजें हैं वो थोड़े से एडवांस उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर आपका सबसे पहला कंसेप्ट, सबसे पहला टॉपिक जो आता है बेटू, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है। ठीक है, अगर आप लोग अपनी बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो वहां आपको लिखा हुआ मिलता है एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। एक क्वांटिटी जिसे आप आसानी से मेजर कर सके, उस क्वांटिटी को हम क्या नाम दे देते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ये तो ऐसा तो बुक का कहना है, ठीक है, बट हम इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो देखो बेटा, आप लोग मुझे एक चीज बताओ, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ? हाँ या ना? ठीक, ओम्स लॉ में आप लोगों ने क्या कहा? आपने कहा कीपिंग द फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। कि भाई अगर हम लोग फिजिकल कंडीशंस को क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें, और टेम्परेचर को भी क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट करने का मतलब क्या हुआ? हम लोग लेंथ, एरिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर, इसमें किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजों को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। अगर बेटे जल्दी से आओ, क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है आपकी, बैठो फटाफट, मैं क्लास के बाद बात करता हूं। हाँ जी, ठीक। सो देखिए, हम लोगों ने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा कि फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर, मैम अभी 6 बजे तक रहेगी। हाँ जी, अगर फिजिकल कंडीशंस को क्या कर दें? कांस्टेंट, और टेम्परेचर को भी क्या कर दें? कांस्टेंट। ऐसा करने के बाद अगर हमारे पास ये क्या है? एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर के एंड्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया हो किसके साथ? एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। पढ़ते थे आपने, बैटरी लगा दी या फिर आपने सेल लगा दिया, तो जैसे ही आपने सेल या बैटरी लगा दी तो यहां क्या फ्लो करना शुरू हो जाएगा? हाँ या ना? ऐसा कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? और क्या कहा कि जितना ज्यादा आप वहां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, करंट भी उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। कहते थे ऐसा कुछ? तो आपने वहां लिख दिया था V इज प्रोपोर्शनल टू I, एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? ये सब क्या था? ऐसा ही कुछ पढ़ा? हाँ या ना? अब एक बात मुझे आप ये बताओ, अगर आपको ये ही नहीं पता कि लेंथ क्या होता है, एरिया क्या होता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, आपको इन टर्म्स के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, ठीक, तो क्या आप लोग ओम्स लॉ को अच्छे से समझ पाते? नहीं ना। ओम्स लॉ को समझने के लिए आपने पहले किसे समझा? करंट को समझा, आपने चार्ज को समझा, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को समझा, आपने वर्क डन को समझा, तब जाकर के आप अपने किस पॉइंट पर आए? ओम्स लॉ पर। हाँ या ना? तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अगर मैं प्रॉपर तरीके से बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है? ऐसी क्वांटिटीज जिसकी हेल्प से आप नेचर में एग्जिस्ट करने वाली, फिजिक्स में एग्जिस्ट करने वाले जो बेसिक लॉ हैं, आप उन्हें आसानी से समझ सके और उनमें आने वाली जो कैलकुलेशंस है उन्हें आसानी से तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक, सो दीज क्वांटिटीज आर नोन एज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज।
आई बात थोड़ी समझ? दोबारा से देखो, और बहुत सिंपल चीज है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने क्लास 9th में एक चीज पढ़ी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद है? थोड़ा बहुत पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ठीक। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? यूनिवर्सल लॉ का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। भाई अगर आप ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस F? फोर्स, हाँ या ना? एंड फर्दर जो फोर्स होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ा है? नाउ m1 and m2, these are what? Mass. And what is this? R. This is the distance. अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आपको यही नहीं पता लगेगा कि फोर्स क्या चीज है, आपको यही नहीं पता कि एक्सेलरेशन क्या चीज है, आपको मास के बारे में नॉलेज नहीं, आपको ये नहीं पता कि डिस्टेंस क्या होता है, तो क्या आप लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझ पाएंगे? या उसकी हेल्प से जो कैलकुलेशंस है उन्हें कर पाओगे? नहीं ना। तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दीज आर द क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से आप फिजिक्स के किसी भी लॉ को समझ सके और उसमें आने वाली कैलकुलेशंस को आसानी से परफॉर्म कर सके। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। समझ आया अब अच्छे से? तो फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ इतना ध्यान नहीं रखना, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ये तो रटने वाला पॉइंट हो गया। तरीके से अगर समझना है, क्लियर हुआ प्रॉपरली? श्योर? इसका मतलब बचपन से लेकर के अब तक हमने काफी सारी क्वांटिटीज पढ़ी। मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, पावर, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ी नहीं सब? प्रेशर, फोर्स, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब के सब क्या है आपकी? फिजिकल क्वांटिटीज। समझ आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? पक्का? अरे तो क्लियर है बेटा? श्योर? चलिए थोड़ा सा आगे। तो अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, ठीक, कि भाई फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट, वी कैन राइट डिस्टेंस, वी कैन राइट फोर्स, वी कैन राइट प्रेशर, वी कैन राइट वेलोसिटी, वी कैन राइट स्पीड। हम और क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन। हम और क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम। हम और क्या लिख सकते हैं? पावर। हम और क्या लिख सकते हैं? प्रेशर एंड मेनी मोर। व्हाट द पॉइंट? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? समझ आया या नहीं? चले आगे। नाउ समझिएगा ध्यान से। देखो बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके पास, दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कंसीडर किया यहां पर मिस शगुन को। ठीक है, शगुन ये बैठी है हमारे पास। अब मैंने देखा कि जो शगुन है आज स्कूटी राइड करके आई है। ठीक, और मैंने ये भी देखा कि इसने हेलमेट भी नहीं लगा रखा और ये काफी तेजी से स्कूटी चला रही है, बहुत रैश ड्राइव कर रही है। जैसे ये क्लासरूम में एंटर करी, मैंने इसे पकड़ लिया और मैंने इससे पूछा कि शगुन तू मुझे ये बता, जब तू घर से यहां तक आई है बेटा, तो तेरी स्कूटी की स्पीड कितनी रही? मैंने क्वेश्चन ये पुटअप करा कि शगुन तेरी स्कूटी की स्पीड कितनी रही? अब सुनना ध्यान से। शगुन क्या करती है? शगुन ने मुझे जवाब दिया, सर मेरी स्पीड थी 25। ध्यान समझना, शगुन ने क्या आंसर करा कि मेरी स्पीड कितनी थी? 25। मैंने कहा शगुन रिलैक्स, डर मत, आराम से तसल्ली से बता। शगुन ने फिर आंसर करा, कहते हैं सर मेरी स्पीड थी किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा शगुन रिलैक्स, डोंट, नो नीड टू वरी, पानी पी, आराम से सांस ले ले और ढंग से बता। शगुन ने फिर आंसर करा एंड फाइनली शी सेड मेरी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर। डन है? इन तीनों में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, जब शगुन ने कहा कि स्पीड कितनी थी 25, यहां पर हमारे पास सिर्फ क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। सिर्फ क्या है? न्यूमेरिकल
वैल्यू एंड वी हैव नो यूनिट्स। यहां हमने कोई यूनिट नहीं लगाई। अब सेकंड केस को देखा तो सेकंड केस में हमारे पास क्या है बेटा, ओनली यूनिट एंड नो न्यूमेरिकल वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूनिट है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। बट अगर मैं अपने तीसरे केस को देखता हूं, 25 इज व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर पर आवर इज व्हाट, हाँ या ना, मानते हैं? तो आप मुझे बताइए, आप लोग इन तीनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट किसे मानेंगे, सबसे बढ़िया किसे मानेंगे? थर्ड केस को, हाँ या ना, पक्का? लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेते हैं भाई। मान लो टेस्ट कंडक्ट किया, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा टेस्ट होगा, और टेस्ट में आप सबके नंबर बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, रिवाइज नहीं कर रहे, ठीक है? और मैंने पकड़ लिया मेरे ओम भाई को, ठीक है? हमने कंसीडर कर लिया किसको, हमारा ओम भाई, ठीक? और मैंने सबसे पहले ओम को पकड़ के खूब अच्छे से पिटाई करी। अब अगर ओम की पिटाई करी, इसका मतलब मैंने ओम पर क्या करा, फोर्स लगाया, हाँ या ना, मानते हैं? अब आपने मेरे से पूछा कि निशांत भाई तू बता, तूने ओम पर कितना फोर्स लगाया, ठीक है? तो मैंने कहा कि मैंने ओम पर फोर्स लगाया 5। तुमने कहा निशांत रिलैक्स, नो नीड टू वरी, घबराने की बात नहीं है, तसल्ली से बता। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा मैंने फोर्स लगाया न्यूटन। अच्छा, हम न्यूटन नहीं लिखते अभी फिलहाल, ठीक? मैंने बोला मैंने फोर्स लगाया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से। तुमने कहा निशान चिल, रिलैक्स, डरने की कोई बात नहीं है, पानी पी ले और आराम से बता कि कितना फोर्स लगाया। मैंने कहा ले भाई, मैंने फोर्स लगाया 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब डरने की बात नहीं है तो फिर ढंग से लगा दिया, हाँ है ना? समझ आई बात? अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इसे देखता हूं, ठीक है, तो मेरे पास यहां सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देयर इज नो यूनिट। ओके, अगर मैं इसे देखता हूं, इस हिस्से को, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ यूनिट एंड देयर इज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्या ये दो किसी तरीके से प्रॉपर सेंस क्रिएट कर रहे हैं? नहीं। बट अगर मैंने अपने लास्ट पॉइंट को देखा, तो मेरे लास्ट पॉइंट में न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है, हाँ या ना? बात समझ आई? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी? अपने आप से कंसेप्ट समझ आया या नहीं? बात समझ आई? तो एक चीज ध्यान रखना, जब आप सामने बैठ करके चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो तो सिर्फ बैठना नहीं है, आपको उन चीजों में इंडल्ज होना है, अपने आप को वहां बैठाना है उस कंसेप्ट में, तो उसे समझने में आसानी होगी। कोई डाउट यहां तक? पक्का? सो यहां से हमें एक चीज समझ आई कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट। तो बेटा इसको हम कैसे लिखते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, न्यूमेरिकल वैल्यू को N से और यूनिट को U से, ठीक? जैसे कि हमने कहा वर्क डन, एंड वर्क डन इज अवेलेबल एज 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप लोग क्या कहते हैं बेटू? जूल, ठीक? तो अगर हम ध्यान से देखें, यहां वर्क डन क्या हो गया हमारी फिजिकल क्वांटिटी, ये 100 क्या हो गया हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहां से ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया हमारी यूनिट। समझ आया? पक्का? श्योर? सिर्फ दो चीजें सीखी है, पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और दूसरा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे किया जाएगा। क्लियर हो? बढ़े थोड़ा सा आगे। श्योर? देन इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, यहां पर दिस इज टाइप ऑफ
यूनिट्स। भाई अभी हम लोगों ने कहा ना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें दो चीजें चाहिए, और वो दो चीजें क्या है? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। भाई न्यूमेरिकल वैल्यू तो सिंपल एक मैथमेटिकल वैल्यू है, एक रीडिंग है, बट यूनिट तो अलग अलग हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट्स की, समझना ध्यान से, इसमें दो चीजें हैं बेटा। एक है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड और एक है हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड। अब इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अब तो कंसेप्ट किसका चल रहा है? मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। हाँ, तो हम इसको इस्तेमाल देखेंगे कौन सी होती है, बट यूज नहीं करेंगे। बट अगर बात करते हैं बेटा हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर, तो इंडियन स्टैंडर्ड में वी हैव टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज होंगी। एक हम लोग कहते हैं एमकेएस और एक हम लोग कहते हैं सीजीएस। ठीक है, अब ये एमकेएस क्या है बेटा, ये एमकेएस क्या है और ये सीजीएस क्या है? भाई द सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। जो यहां ये सी है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटीमीटर को। ये जो जी है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राम को। और ये जो एस है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंड्स। ठीक, मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें की जो लेंथ होगी वो किसमें मेजर की जाए? सेंटीमीटर में। जो मास होगा वो किसमें मेजर किया जाए? ग्राम्स में। और जो टाइम होगा वो किसमें मेजर किया जाए? सेकंड्स में। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाएगा? सीजीएस। आई बात समझ में? कोई डाउट? पक्का? द सेकेंड वन इज व्हाट? एमकेएस। अब यहां ये एमकेएस क्या बताता है बेटा? एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस अगेन स्टैंडर्ड है, दैट इज द सेकेंड्स। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि टाइम किसमें मेजर करना है? टाइम किसमें मेजर करना है भाई? सेकेंड्स में। मास को किसमें मेजर करना है? किलोग्राम में। और जो लेंथ होगी वो किसमें मेजर की जाएगी? मीटर में। तो ये कौन सा सिस्टम माना जाएगा? एमकेएस। और ये कौन सा होगा? और दूसरी चीज, ये जो एमकेएस है दिस इज बेसिकली व्हाट? एसआई। एसआई बोले तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो जो एमकेएस है वही आपका क्या होता है? एसआई यूनिट होता है। ये तो ध्यान रहेंगे, कुछ नया नहीं है, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि किलोग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से मीटर करते थे ना, एसआई से सीजीएस, सीजीएस से एसआई, तो वही है आपके पास, ध्यान रहेगा। तो टाइप ऑफ यूनिट में इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो कौन है? एमकेएस और सीजीएस। अब बारी आती है किसकी? ब्रिटिश स्टैंडर्ड की। तो जब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पे बात की गई, सो दिस इज बेसिकली एफपीएस। एंड एफपीएस बोले तो ये स्टैंडर्ड रहेगा, सेकेंड्स। पी बोले तो पाउंड्स एंड एफ विल बी व्हाट? जैसे हम हाइट बोलते हैं ना, तो मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच, सो 5 फीट। तो ये फीट है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अंदर आता है, इंडियन स्टैंडर्ड में नहीं आता। आप कोई भी इंडियन नेशनैलिटी का फॉर्म भरिए, जैसे कि मान लीजिए आपने एनडीए का एग्जाम दिया, ठीक है, आपका रिटर्न क्लियर हो गया, अब आप फिजिकल के लिए जा रहे हो, ठीक है, या मेडिकल के लिए जा रहे हो, तो आपकी डिटेल्स मांगेगा वहां पे। तो जो वहां आपसे हाइट डिमांड की जाएगी वो कभी भी फीट्स में नहीं पूछेगा, दिस विल बी इन सेंटीमीटर। जो कॉलम होगा वहां पे वो किसमें मांगेगा आपसे? सेंटीमीटर के अंदर मांगेगा। क्यों? क्योंकि कौन सा स्टैंडर्ड है? अपन लोग ब्रिटिश स्टैंडर्ड को यूज नहीं करें, सीधी सी बात। ये जगह घूमने में अच्छी है, बस पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं। आगे बात समझ में? कोई डाउट यूनिट्स वाले पॉइंट में? अच्छे से हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे, अब ध्यान से समझना, यहां से आगे की चीजें और भी ज्यादा मजेदार होने वाली हैं। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट इज योर
टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक, उनको हमने कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। अरे तो समझ लो पहले ध्यान से, ठीक है। देखिए, सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहली कैटेगरी वी कॉल इट एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, या तो फंडामेंटल क्वांटिटी कह दीजिए, और या फिर वी कैन कॉल इट एज द बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, पहली कैटेगरी कौन सी है? फंडामेंटल और या फिर बेसिक। अब सवाल उठता है, फंडामेंटल या बेसिक मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, इट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उस चैप्टर को अच्छे से अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर में जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? तो इसका मतलब बेसिक्स क्या है? कुछ ऐसी चीज है जिससे कि आप आगे की एडवांस की चीजों को बहुत अच्छे से समझ सके, हाँ या ना? भाई फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग चाहते हैं आपको फोर्स समझ आ जाए, तो फोर्स समझने के लिए आपको मास पता होना चाहिए, आपको एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए। अगर आप एक्सेलरेशन समझना चाहते हो तो एक्सेलरेशन के लिए आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी क्या चीज है। अगर आप वेलोसिटी को समझना चाहते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हाँ या ना? मानते हो? तो इसका मतलब जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं कर लेते तब तक आप एडवांस क्वांटिटी पे नहीं जा सकते, हाँ या ना? तो नाउ व्हाट इज फंडामेंटल और बेसिक, क्या होती है? दीज आर द सेट ऑफ 7 फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान रखना है, ये आपके पास बेसिकली कितनी फिजिकल क्वांटिटीज का सेट है? सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज। तो सेट ऑफ 7 फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ विच ऑल अदर quantities in the universe can be calculated। ठीक भाई, वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज का कलेक्शन जिसकी हेल्प से आप यूनिवर्स में हर किसी क्वांटिटी को समझ सके, उसे कैलकुलेट कर सके, उन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल या फिर बेसिक। ध्यान रहेगा। नाउ द पॉइंट इज, कौन कौन है ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज? कौन सी है, समझिए ध्यान से। सो सबसे पहले वी हैव मास, इसके बाद लेंथ, फिर टाइम, फिर करंट, इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके बाद करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में लिख लेते हैं हम लोग बेटा टेम्परेचर। रिपीट तो नहीं है ना? हाँ, क्लियर है? सो कौन कौन है कलेक्शन में? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। The set of these 7 physical quantities constitute what? The basic quantity or the fundamental। समझ आया? पक्का? अब सुनो ध्यान से। Mass is familiar, measured in kilogram. Length is again familiar, measured in meter. Time, second. Current, एम्पियर। बेटा इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि काम आएगा ये भी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज योर मोल। ठीक, एवोगैड्रोस नंबर। अभी केमिस्ट्री में आप लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर यूज करते हो ना कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ये वही चीज है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टेम्परेचर, दैट is Kelvin, and now this is something new, luminous intensity। बुक्स में जब हम देखेंगे तो हमें
लिखा हुआ मिलता है कैंडेला, बट हम कैंडेला इस्तेमाल नहीं करते, ये मिलता है आपको सीडी। ठीक, हम लोग अभी इसकी प्रॉपर यूनिट निकालेंगे। ठीक, तो प्रॉपर यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। जो प्रॉपर यूनिट है वो क्या होती है आपकी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो फिलहाल सबसे पहली चीज, फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई? ऐसी क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से हम फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं और उनकी कैलकुलेशंस हैं उन्हें समझ सके, उनको परफॉर्म कर सके। सो दीज क्वांटिटीज विल बी नोन एज व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या दो चीजें चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। फिर तीसरी चीज, फिजिकल क्वांटिटी को जब यूनिट्स की टर्म्स में लिखना है तो यूनिट्स के दो क्लासिफिकेशन जो मेन हमें चाहिए, कौन कौन से, एसआई दैट इज एमकेएस एंड नेक्स्ट वन इज सीजीएस। और फिर बारी आई हमारे पास कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज कैसे किया गया। तो पहली कैटेगरी कौन सी, फंडामेंटल या फिर बेसिक। फंडामेंटल और बेसिक में कितनी, 7। उस 7 में एक नई आई कौन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इसे समझना है। पिछले वाला सारा क्लियर है पक्का? और एक चीज ध्यान रखना, डोंट बी शाय एंड आस्क व्हाई। ठीक है, जो चीज जहां नहीं समझ आएगी अगर आप उसको डाउट में रख के रखे, ठीक है, और आगे चले गए तो फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो जहां चीज क्लियर नहीं हुई उसको इंस्टेंटली उसी समय रोक करके पूछ लेना है। ठीक है, तो वो पॉलिसी याद रखनी है, डोंट बी शाय एंड आस्क व्हाई। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी में जाने से पहले आप मुझे ये बताओ, जैसे हम बोल रहे हैं ह्यूमन बॉडी, अगर हम लोग अपनी बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी है वो किस चीज से बनी हुई है? हाँ, ओम थोड़ा जोर से बेटा। बोन्स एंड मसल्स एंड, हाँ, सबसे छोटी यूनिट क्या है, क्या बोलते हो, यूनिट सेल। हाँ या ना? बायोलॉजी की बात कर रहे हैं थोड़े, ये ज्यादा डीप चला गया। कार्बन यूनिवर्स की हर चीज का बेस एलिमेंट है। गलत नहीं, बिल्कुल सही है। जो कार्बन है, ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड में हर चीज का क्या है, वो बेस है। कार्बन हर किसी में है। आयरन इज वन ऑफ द बेस एलिमेंट अगेन। ठीक है ना? तो अभी उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहे, तो हम बात कर रहे हैं जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे बनी है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर। काफी अलग अलग तरीके के सेल है, हाँ या ना? बट एक सेल, एक सिंगल सेल क्या कहलाता है, यूनिट सेल। हाँ या ना? भाई आप लोगों का, जब आप लोगों ने मतलब पहली बार ये देखा कि यार साइंस में 3 चीजें होती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और जब बायो में आपने पहला चैप्टर पढ़ा लाइफ एंड सम ऐसा कुछ करके, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या आई कि ह्यूमन बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। और जो सिंगल सेल होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ी है ना ये चीज। बट इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, नोटबुक दिखाओ मुझे। आप लोग एक चीज सोचो ध्यान से, हमारे पास, हमने ये नोटबुक कंसीडर करी, ठीक, ये पूरी नोटबुक, ये पूरा का पूरा एक सरफेस एरिया है, हाँ या ना? क्या ये सरफेस एरिया, मैं ऐसा कह सकता हूं कि बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज को मिला के बना है या नहीं? कह सकते हैं नहीं कह सकते? भाई इफ दिस टोटल सरफेस एरिया इज समथिंग, कोई भी वैल्यू है, से 2 मीटर स्क्वायर, कुछ भी, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो होगा वो बहुत सारे छोटे छोटे एरिया को मिला के बना होगा या नहीं बना होगा? मान लो मेरे सामने ये वाली वॉल है, ठीक है, तो ये जो वॉल बनी है विल बी अ सिंगल एरिया, या इसको बहुत सारी छोटी छोटी ब्रिक्स को मिला के बनाया गया, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे एरिया को मिला करके हमने पूरा एक बड़ा एरिया क्रिएट कर लिया। कह सकते हैं नहीं कह सकते? एंड दैट छोटा एरिया इज नोन एज व्हाट, यूनिट एरिया। उस छोटे एरिया को क्या कहा जाता है, यूनिट एरिया कहते हैं। ध्यान रहेगा पक्का? अब समझो ध्यान से, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यहां पर दैट व्हाट इज दिस ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसको समझने के लिए हमने क्या करा, ये एक बड़ा सा एरिया ले लिया, टोटल सरफेस एरिया से इट इज
एस। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा सरफेस एरिया है, ये बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज को जब मिलाया गया होगा बेटा कुछ इस तरीके से, हाँ या ना, हमने जब बहुत सारे छोटे छोटे एरिया को मिलाया तब जाके हमारा ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया तैयार हुआ। एंड दिस छोटा एरिया, दिस सिंगल छोटा एरिया इज टर्म्ड एज व्हाट? यूनिट एरिया। इसी को क्या कहा जाता है? यूनिट एरिया। बात समझ आई? अभी मैंने बात करी सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर के? एरिया को लेकर के। इफ आई एम कंसीडरिंग दिस होल नोटबुक, ये पूरा एक वॉल्यूम है, तो मैं कह सकता हूं ये पूरा का पूरा वॉल्यूम बहुत सारे छोटे छोटे वॉल्यूम्स को मिला के बना होगा, हाँ या ना? एंड दैट छोटा वॉल्यूम विल बी नोन एज व्हाट? यूनिट वॉल्यूम। आई बात समझ? क्लियर हुई? मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक ये लेंथ है, टोटल लेंथ L, बहुत सारी छोटी छोटी लेंथ को मिला करके ये पूरी लेंथ बनी होगी, सो दैट छोटी लेंथ विल बी नोन एज व्हाट? यूनिट लेंथ। आई बात समझ? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरिया में चलेगा, आप लेंथ के केस में क्या बोल दोगे? यूनिट लेंथ। एरिया के केस में क्या बोल दिया? यूनिट एरिया। वॉल्यूम में क्या बोल दोगे? यूनिट वॉल्यूम। एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड, सब यूज होगा, ये हम ऐसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स इस्तेमाल होंगे आपके। फिलहाल पहले ये क्लियर हुआ। अब हम लोगों ने बेटा यहां पर ये कंसीडर किया, ये है हमारे पास हमारा एक लाइट सोर्स, ये क्या है हमारे पास? लाइट सोर्स। जैसे ही हमने अपने लाइट सोर्स को इल्यूमिनेट किया तो हमारा लाइट सोर्स रेडिएट करना शुरू करेगा। ठीक, अब जब वो रेडिएट करेगा बेटा तो वो आपको जो लाइट देगा, जो एनर्जी देगा, वो तो चारों डायरेक्शन में देगा। हमें कोई मतलब नहीं है कि चारों डायरेक्शन में क्या जा रहा है। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे पास यूनिट एरिया पर, ये मैंने लिया यूनिट एरिया, हम देखेंगे कि इस लाइट सोर्स से इस यूनिट एरिया पर कितना अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा है। आएगा तो पूरी वॉल पर हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ कितने हिस्से पर देखेंगे? यूनिट एरिया पर देखेंगे। ठीक, सो नाउ व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या बनती है? दिस इज अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग unit area in the unit time। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ लाइट जो हमें यूनिट एरिया पर मिलेगा एक सेकंड के अंदर अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट सोर्स। क्या कहेंगे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसकी? इस लाइट सोर्स की। बात समझ आई? पक्का? कोई डाउट? श्योर? चले आगे। अब देखो हम लोग इसकी यूनिट्स बनाते हैं। भाई हम लोगों ने क्या बोला? अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, यही चीज कह रहे हैं। नाउ अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? इट इज जूल, डिवाइडेड बाय एरिया इज मीटर स्क्वायर, एंड व्हाट इज टाइम? सेकंड। व्हाट इज जूल पर सेकंड? अरे 10th में पढ़ा है आपने यार, व्हाट इज जूल पर सेकंड? व्हाट? जूल पर सेकंड क्या होता है? भाई जूल इज वर्क डन, सेकंड इज टाइम, वर्क डन बाय टाइम इज व्हाट? पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? व्हाट? तो जूल पर सेकंड को क्या लिखोगे? एंड डिवाइडेड बाय एरिया इज, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या बनी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। समझ आया? पक्का? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? सिंपली द सेट ऑफ 7 फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से यूनिवर्स में आने वाली, एग्जिस्ट करने वाली हर फिजिकल क्वांटिटी को आप फाइंड आउट कर सको। कौन कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर हमने देखा ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमें यूनिट एरिया पे मिल रहा है एक सेकंड में, और उसको जब थोड़ा सा और रिजॉल्व किया तो हमें उसकी यूनिट क्या पता लगी?
वॉट पर मीटर स्क्वायर। समझ आया या नहीं? पहली कैटेगरी अच्छे से क्लियर है? श्योर। नाउ ये तो हमने बात करी हमारी पहली कैटेगरी की। अब दूसरी कैटेगरी इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरी कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है समझना, और बहुत सिंपल है। जो हमने ये 7 फंडामेंटल लिखी है, इन 7 फंडामेंटल से अलग जो भी आपकी 8वीं क्वांटिटी आप कंसीडर करते हो, आपकी चॉइस है, बट इन 7 से अलग होनी चाहिए। इन 7 से अलग जो भी 8वीं क्वांटिटी है वो आपकी क्या है? डिराइव्ड है। कैसे है समझते हैं। देखो बेटा, ध्यान से समझना इसको बेटा अच्छे से। तो नेक्स्ट केस इज ऑल अबाउट कौन सी क्वांटिटीज? डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग से, मैंने लिखा मोमेंटम। अभी वो क्वांटिटीज लेंगे जो हम जानते हैं, जिनके बारे में आपने क्लास 8, 9, 10 इसमें पढ़ा हो, ठीक है। सो मैंने वहां पर किसको कंसीडर किया? मोमेंटम को। आप मोमेंटम को क्या लिखते हो बेटा? दैट P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, हाँ या ना? अगर मैं इसे और रिड्यूस करूं, मास इनटू व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ या ना? जरा ध्यान से सोचो। मास इज अ टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट एक तरह की क्या है? एंड व्हाट इज लेंथ? फंडामेंटल क्वांटिटी, हाँ या ना? आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर सुटेबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए, जैसे कि आपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन ही तो है। जब आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज में सुटेबल मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए तो आपको क्या मिला? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या कहलाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटी। दोबारा समझो, घबराना नहीं है। देखो, मान लो आप लोगों ने कंसीडर किया पावर, ठीक? सो पावर कैन बी रिटन एज व्हाट? कैन बी रिटन एज वर्क डन ओवर टाइम। ये लिखते हो। इसे रिड्यूस करो, और रिड्यूस करके किसकी टर्म्स में लेकर के आओ बेटा? इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसकी टर्म्स में लाना है? फंडामेंटल की टर्म्स में। अब देखो ध्यान से, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइडेड बाय टाइम, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, फंडामेंटल आ गया। टाइम फंडामेंटल आ गया। क्या फोर्स फंडामेंटल में है? नहीं, और रिड्यूस करना पड़ेगा। चलो करो, देखो ध्यान से। व्हाट इज फोर्स? इट इज मोमेंटम बाय टाइम। गलत नहीं कह रहे आप, बिल्कुल सही है। मास इनटू एक्सेलरेशन। और वो मास इनटू एक्सेलरेशन कहां से आता है? मोमेंटम बाय टाइम से। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? द फोर्स इज दिस। आपके सिलेबस में पढ़ेंगे हम लोग। जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? मोमेंटम बाय टाइम। और मोमेंटम बाय टाइम को जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें क्या मिलता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो प्राइमरी पॉइंट नहीं है। प्राइमरी पॉइंट क्या है? मोमेंटम बाय, और उसी से क्या बना? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने अपना बेसिक वाला लिया है, आप मास इनटू एक्सेलरेशन भी ले सकते हो, गलत नहीं है। आई बात समझ? सो फोर्स को करा मोमेंटम बाय टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिनोमिनेटर में एक टाइम और है तो यहां क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। चेक इट आउट। आपने मोमेंटम अभी सॉल्व किया, इट इज मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ध्यान से समझना, मोमेंटम की जगह मास इनटू डिस्प्लेसमेंट करूंगा, एक डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा?
डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टाइम ऑलरेडी भी है, तो क्या हो जाएगा, टाइम का क्यूब। हाँ या ना? मैं अगर प्रॉपरली लिखूं, इट इज मास इनटू लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब एंड सॉरी इट्स नॉट क्यूब, इट इज स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टाइम का क्यूब। अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए, व्हाट इज मास, फंडामेंटल, व्हाट इज टाइम, फंडामेंटल, व्हाट इज लेंथ, हाँ या ना? ठीक। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, आपने यहां सुटेबल मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए, कौन से? आपने लगाया मल्टीप्लीकेशन, आपने यूज करा पावर, ठीक, आपने यूज करा डिवीजन। एंड व्हेन सुटेबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर अप्लाइड विद इन द थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो आपको क्या मिली, पावर। तो पावर क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। समझ आया या नहीं? पक्का क्लियर हुआ? सो व्हाट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी? ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? इट इज सिंपली whenever suitable mathematical operations are applied to fundamental quantities, then new quantity thus obtained, तो जो नई क्वांटिटी ऑब्टेन हुई are known as derived quantities। अब बताओ समझ आया या नहीं आया कि फंडामेंटल क्या होता है और डिराइव्ड क्या होता है? अच्छे से क्लियर है? पक्का? एक चीज और समझ लो, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटी लेंगे ये वाली, ठीक, दीज आर प्राइमरी, ठीक है। इसमें हम सेकेंडरी की भी समझ लेते हैं। सेकेंडरी में हम लेके चलते हैं एंगल को, बहुत ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं होगा, बट ध्यान रखना सेकेंडरी में हम किसको लेकर के चलेंगे बेटा, एंगल को। और जब बात करी जाएगी एंगल को लेकर के, तो इसे दो तरह से देखा जाएगा। एक रहेगा प्लेन एंगल, दैट इज योर टू डायमेंशनल, ठीक है, और एक रहेगा आपका सॉलिड एंगल, दैट इज थ्री डायमेंशनल। अगर बात है प्लेन एंगल की, विल बी मेजर्ड इन रेडियंस, किसमें मेजर करेंगे, रेडियंस। और अगर बात है सॉलिड एंगल की, विल बी मेजर्ड इन स्टीरेडियंस, इसको किसमें करेंगे, स्टीरेडियंस। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसको कैटेगरी से अलग कर दो। फंडामेंटल मेन आपकी कौन है, वही 7 है, ठीक है, प्राइमरी क्वांटिटीज। आप इसे अलग से ध्यान रखेंगे कि अगर बात है एंगल की, तो दो अलग अलग, कौन कौन से, प्लेन एंगल, टू डायमेंशनल, सॉलिड एंगल, थ्री डायमेंशनल। प्लेन एंगल को किसमें मेजर करना है, रेडियन में, और सॉलिड एंगल को किसमें करना है, स्टीरेडियन में। ध्यान रहेगा? पक्का? यहां तक कोई डाउट है? थोड़ा सा आगे चले। हाँ अर्थ, कम ऑन बेबी, कैसी गंदी गंदी बातें करता है बच्चा। देखो स्वीटार्ट, मैंने कहा फोर्स इज मोमेंटम बाय टाइम। फोर्स व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम। अगर आपको याद हो व्हाट इज वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन, देन व्हाट इज फोर्स, मास। दैट्स ग्रेट। अभी हम जनरली लिख रहे हैं, अगर मैं प्रॉपर लिख के दूं तुझे, तो देख मेरे बच्चे, फोर्स इज रिटन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब इट इज चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। प्रॉपर समझ ले। तो चेंज, व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। हाँ या ना? समझ आई बात? अब ध्यान से, चेंज, मास तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। हम क्या करेंगे, मास को करेंगे बाहर, और क्या बनेगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एंड व्हाट द हेल इज दिस बाबू, सरल, ऐसे ऐसे, और कुछ नहीं। आई बात समझ में? हमें समय खराब नहीं करना,
ध्यान रखना, जब हम पेपर में कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसमें एक्सप्रेस तो बहुत अच्छे से करना है, पर उस ज्यादा एक्सप्रेसिव होने के चक्कर में अपने समय को खराब तुरंत पकड़ना था। भाई व्हाट इज फोर्स? मोमेंटम बाय टाइम। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होगा? एक्सेलरेशन। फोर्स क्या हो गया? मास। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो प्यारी है मां। हाँ या ना? आई बात समझ में? क्लियर हुआ रित्र भाई? श्योर? सो यू कैन गो आइदर दिस वे और दिस वे। फाइनल आंसर विल बी मेरी प्यारी मां। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे। और कोई डाउट किसी को? पक्की बात? तुम बड़ा मुस्कुरा रहे हो, कोई बात है जो साथ वाले को बता के मुझसे छिपा रहे हो? पक्का? श्योर? चलो तो अगले कंसेप्ट में यही भाई हमारी हेल्प करेगा। दीपांशु है ना बेटा तेरा नाम? है? कुछ खाया करो, खत्म होते जा रहे दिन पे दिन बेटा। है? चलो भाई देखो ध्यान से, क्या सीखना है आज आपको। और अब सुनो, मजेदार बात यह है, आपका चैप्टर अब शुरू हो रहा है, ठीक है? इससे पहले जो था वो क्या था? बेसिक। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले उसके बेसिक्स बोला था ना शुरुआत में, तो वो सब क्या थे आपके? सो दैट चैप्टर में आने वाली बढ़िया चीजों को अच्छे से समझा जा सके। क्लियर है? इसे ध्यान से समझना, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग एक टॉपिक सीखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। और वो चीज तभी अच्छे से पकड़ में आएगी जब ये बहुत मजबूत हो जाए, ठीक है? और कुछ यूनिक या कुछ बहुत टफ कंसेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है? अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चीज है, एक एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। मान लो हमने बात करी किसकी? फोर्स की, ठीक है? नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट क्या है बताइए? वेरी गुड, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। हम तो यही लिखते आए हैं, पर बाबू न्यूटन इज द कंबाइंड नेम। जो न्यूटन है वो क्या है? कंबाइंड नेम है। अगर मैं प्रॉपर तरीके से लिखना चाहता हूं तो क्या लिखा जाता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना? यही चीज लिखते हो। ध्यान से देखो, किलोग्राम किसके लिए? मास के लिए। मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए। सेकेंड किसके लिए? टाइम के लिए। हाँ या ना? मास, लेंथ, टाइम, हमारा सारा कुछ फंडामेंटल में है या नहीं है? सबसे पहली चीज, जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो यूनिट है, उसकी यूनिट में सारा कुछ किसकी टर्म्स में होना चाहिए? फंडामेंटल। और अगर फंडामेंटल की टर्म्स में नहीं आ रहा है तो हम उसे लेके आएंगे। ध्यान रहेगा? जैसे कि आपने कहा फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, पर न्यूटन तो कहीं फंडामेंटल में दिखता नहीं, कहीं दिखा नहीं ना, तो आपने उसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा। अब ध्यान से, वो किलोग्राम, मीटर, ये सब कुछ किसमें? फंडामेंटल में। आपने क्या करा? एम एल टी, क्योंकि यहां यही तीन आ रहे हैं, मास, लेंथ और नाउ। मास के लिए पावर कितनी? 1। लेंथ के लिए पावर कितनी? 1। टाइम के लिए पावर कितनी? दिस बिकम्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ये क्या तैयार हो गया? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। सिंपल है या नहीं? मेन गेम इज ऑल अबाउट यूनिट्स। क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो चीजों की यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स, तो ध्यान रखना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल और अच्छे से समझते हैं। मान लो हम लोगों ने एक क्वांटिटी कंसीडर करी, पावर। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स? पावर की यूनिट्स क्या है? तो आप लिखते हैं वॉट, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से वही बात आ गई कि यार जो वॉट है वो तो कंबाइंड है। हाँ है ना भाई? जो वॉट है वो कैसा है? कंबाइंड। अगर हम प्रॉपर लिखते हैं तो वॉट को क्या लिखा जाता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ये लिखा जाता है। अब ध्यान से देखो, किलोग्राम किसके लिए? मास। मीटर किसके लिए? लेंथ। सेकेंड किसके लिए? सब कुछ फंडामेंटल में है या नहीं है?
हमने क्या लिखा, एम एल टी, एम एल टी, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 2, टाइम की पावर, दिस बिकम्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। आई बात समझ, आइडिया मिला। नाउ सपोज हमारे पास कहा गया वेलोसिटी या फिर स्पीड या फिर टर्मिनल वेलोसिटी या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर एस्केप वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, बहुत सी अलग अलग तरीके की वेलोसिटीज हैं, परंतु यूनिट क्या रहेगी सबकी, सेम। नाउ व्हाट अबाउट द यूनिट्स, इट इज मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। नाउ मीटर इज फॉर लेंथ। भाई अगर आप ध्यान से देखें, ये जो मीटर है ये किसके लिए है, लेंथ, एंड ये सेकंड किसके लिए है, अरे बोलो हाँ या ना बेटा, फंडामेंटल है। कौन कौन है, एल एंड टी। नाउ लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, L1T, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ऑल दीज। समझ आया, पक्का। सुनो ध्यान से, देखिएगा बेटा, मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी दी गई हमें, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, अगली जो हम दो क्वांटिटीज कर रहे हैं इनको बहुत ध्यान से समझना, कंसेप्ट जो होगा वो थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप मुझे बताइए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बताइए बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी आपके पास। अभी तो 10th का रिजल्ट ही आया है, आप वैल्यूज ही भूल गए, बदमाश बच्चों। इट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब तुम मुझे ये बताओ, जब तुम यूनिट से ध्यान नहीं रखोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूले में फंस जाओगे, और इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर से 5 नंबर से 8 नंबर, ठीक है, चाहे आप मेंस का पेपर लिख रहे हो, चाहे आप नीट का लिख रहे हो, चाहे आप अपने सिलेबस सीबीएसई वाला लिख रहे हो, पूछा जाएगा। तो अगर आप यूनिट्स ध्यान नहीं रखोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके हाथ से निकल गया, और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हाथ से निकल गया तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हाथ से निकल गए। तो इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, समझो। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, क्या न्यूटन फंडामेंटल में है, नहीं, पर हम जानते हैं न्यूटन इज व्हाट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर एंड पर किलोग्राम स्क्वायर, हाँ या ना। अगर आप ध्यान से देखते हो, 1 किलोग्राम कैंसिल करो, अब आप लोग इस किलोग्राम को ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो गया, -1, मीटर एंड मीटर स्क्वायर कितना हो गया, मीटर क्यूब एंड सेकंड -2, हाँ या ना। मास, लेंथ, टाइम, फंडामेंटल आ गया, क्या लिखोगे, m-1 L3 T -2, this becomes the dimensional formula for what, universal gravitational constant। बात समझ आई, पक्का। नाउ सुनिएगा और ध्यान से समझना है बेटा, क्लास 10th में आपने एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट्स आप लोगों ने क्या लिखी, ऐसे सिंबलाइज करते थे। भाई ओम जो है वो तो एक कंबाइन हमने तैयार कर दिया था, अगर मैं प्रॉपरली लिखना चाहूं तो व्हाट इज द फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ते थे ना कि V इक्वल टू आई आर, तो R विल बी व्हाट, V बाय आई। तो यूनिट जो बनती है प्रॉपरली वो क्या बनती है, इट इज वोल्ट पर एम्पियर, हाँ या ना। वोल्ट तो फंडामेंटल में है, पर सॉरी
एम्पियर तो फंडामेंटल में है, पर वोल्ट फंडामेंटल में रिड्यूस करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस को लिख लेते हैं V बाय आई, और यहीं से चलाते हैं इसको। ठीक, कैसे? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज वर्क डन बाय चार्ज। कुछ नया नहीं है, 10th क्लास वाला ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन बाय चार्ज, और ये करंट एज इट इज, हाँ या ना। नाउ यूनिट्स रखो सबकी, वर्क डन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सब कुछ फंडामेंटल में, डिवाइडेड बाय चार्ज, द यूनिट इज कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या ये फंडामेंटल में है? नो। तो अभी आप रुक जाओ और पहले रिड्यूस कर लो। कैसे? देखो ध्यान से, आप लोग कहते हैं I इज इक्वल टू Q बाय T, करंट इज चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज कैन बी रिटन एज व्हाट, करंट इनटू टाइम। अगर आपने यहां पर चार्ज की जगह करंट इनटू टाइम करा तो क्या बन गया, वर्क डन करंट स्क्वायर एंड टाइम, हाँ या ना। वर्क डन की यूनिट ये लिख चुके हो, व्हाट इज करंट स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, व्हाट इज टाइम, सेकंड। इसे रिजॉल्व करो तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर यूनिट क्या बनी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर, हाँ या ना। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, इस पूरी की पूरी यूनिट में सब कुछ फंडामेंटल में आ गया? अब लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, हाँ या ना। तो हमारे पास क्या बना बेटा, यहां से ध्यान से, M1 L2 T-3 A माइनस। अब मुझे बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है, श्योर। चले थोड़ा सा और आगे देखो, हमारे पास एक टर्म आएगी प्रेशर, समझना ध्यान से भाई। अगर मैं बात करता हूं प्रेशर की यूनिट्स, दीज आर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लोग कहते हैं पास्कल, क्या कहते हैं, बट वो पास्कल कंबाइंड नेम है, लिखते क्या है उसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। घबराना नहीं है। व्हाट इज प्रेशर, फोर्स बाय एरिया। क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। व्हाट इज फोर्स, न्यूटन। व्हाट इज एरिया, मीटर स्क्वायर। क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ यूनिक थोड़ी है, हाँ है ना। अब आप लोगों ने इसे रिड्यूस करा, व्हाट इज न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर गया, कितना बना, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ है ना। सब कुछ फंडामेंटल में आ गया। क्या लिखोगे बेटू, M1 L-1 T-2। ये क्लियर हुआ? हमें ये नहीं चाहिए, मतलब चाहिए बट मेन हमें ये नहीं चाहिए था। हमारे पास जब हम कल क्लास में क्वेश्चंस करने वाले हैं अगली क्लास में, तो हमसे कहेगा प्रेशर ग्रेडियंट। क्या कहेगा, प्रेशर ग्रेडियंट। अगर कहीं पर भी आप लोगों को ग्रेडियंट वर्ड मिलता है तो आप उस क्वांटिटी को डिवाइड करते हो लेंथ से, ठीक है। जब कहीं पर भी कौन सा वर्ड मिले, ग्रेडियंट, तो आप उसे किससे डिवाइड करते हैं, लेंथ से। इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, प्रेशर बाय लेंथ। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो देखो, आप लोग फ्लाइट में बैठे, प्लेन ने टेक ऑफ करा, नाउ प्लेन इज एट सम सर्टेन हाइट। जब आप उस एयरक्राफ्ट के अंदर एक हाइट पर है तो उस हाइट पर प्रेशर कम होता है या ज्यादा होता है, कम, ज्यादा नहीं होता। वहां प्रेशर क्या हो जाता है, मान लीजिए हम लोगों ने अपना एक एक्सपीडिशन जो होता है टूर एंड ट्रेवल्स वाला, तो हमने लद्दाख वाला एक्सपीडिशन जो है वो प्लान करा। अपन सब लोग मिलकर के लद्दाख रोड ट्रिप पर चल रहे हैं, ठीक है। आधे बच्चे मेरी गाड़ी में और आधे बच्चे अश्वजीत की गाड़ी, अश्वजीत ना, आधे बच्चे अश्वजीत की गाड़ी में। अब अपन लोग मैक्सिमम हाइट पर हैं, तो आपने सुना भी होगा
लद्दाख में और ज्यादा हाइट पे जाने के बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां प्रेशर हाई है ना, एंड लद्दाख इज एट वेरी मच हाई, ग्रेटर हाइट पर है सी लेवल से। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर हाई है ना। सो व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन लेंथ देयर इज अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी। जब लेंथ बढ़े और उस क्वांटिटी में क्या आने लगे, कटौती होने लगे, कमी आने लगे, तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ग्रेडियंट। सो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? जैसे जैसे हाइट बढ़ने लगती है वैसे वैसे प्रेशर घटने लगता है। सो वी यूज द वर्ड व्हाट? प्रेशर ग्रेडियंट। बात समझ आई? जैसे कि हम लोग यहां से प्लान करते हैं और हरिद्वार चलते हैं और वहां गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड कंडीशन इज अपन सब लोगों को स्विमिंग आती है, हम स्विमिंग के बारे में जानते हैं। तो जब हम गंगा नदी में रिवर राफ्ट करने के लिए जा रहे हैं एंड वी आर ऑन द बोट, तो जो वो अपना वो ट्यूब होती है उस पर है, तो वी आर ऑन द सरफेस। सरफेस पे जो वाटर करंट है, जो वाटर की वेलोसिटी है, पानी का बहाव है, ठीक, वो काफी तेज गति से होता है, हाई वेलोसिटी होता है नहीं? बताओ कैसी वेलोसिटी होती है? हाई होती है। अब मान लो अपन लोगों ने वो बोट पलट दी, वो जो ट्यूब थी वो पलट दी, ठीक है, और अपन लोग कहीं डीप डाइव कर रहे हैं। अगर हम डाइव करके कहीं नीचे चले गए, ठीक है, तो क्या नीचे भी वेलोसिटी उतनी होती है? वेलोसिटी क्या होती है वहां पे? कम होती है, हाँ या ना? सरफेस से आप नीचे गहराई में गए, डेप्थ बढ़ रही है, हाँ या ना? और वेलोसिटी घट रही है, अरे हाँ या ना? आई बात समझ? आपकी डेप्थ क्या हुई? बढ़ी, और वेलोसिटी क्या हुई? क्या यूज करोगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। आई बात समझ में या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात या नहीं? मान लो और अच्छे समझो, अपन लोग भंडारा कर रहे हैं, एक बड़ी सी कढ़ाई है और उस बड़ी सी कढ़ाई में हम लोग सब मिल करके खीर बना रहे हैं, ठीक है, तुमने मेरे हाथ में दे रखी है इतनी सी चम्मच, कह रहे सर इसी से मिलाओ, तुमने ले रखा है बड़े वाला चमचा, ठीक है, अब सपोज तुम सब तो किससे मिला रहे हो उसको? इतने बड़े चमचे से। लेंथ इज मोर, टेम्परेचर विल बी लेस और मोर। आप लोग ज्यादा टेम्परेचर फील कर पाओगे या कम? कम, क्योंकि लेंथ क्या है? तो विद इंक्रीज इन लेंथ टेम्परेचर विल बी लेस, और मेरे लिए क्या होगा? मेरी तो तुमने जिंदगी भ्रष्ट कर दी, हाँ है ना? मैं वहां भंडारे में बैठा हूं, मानते नहीं मानते? इसका मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ी क्वांटिटी घटी, तो क्या क्रिएट हुआ? प्रेशर ग्रेडियंट। क्या क्रिएट हुआ? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या क्रिएट हुआ? टेम्परेचर। सब कुछ सिलेबस में है, पढ़ना है। आई बात समझ? तो ग्रेडियंट जहां लग गया आपको डिवाइड कर देना है किससे? लेंथ से। बात याद रहेगी? सो प्रेशर ग्रेडियंट इज प्रेशर बाय लेंथ। नाउ व्हाट इज प्रेशर? इट इज किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट इज मीटर। अगर रिजॉल्व किया तो कितना बना? किलोग्राम मीटर -2 सेकंड -2। ध्यान से, सब कुछ फंडामेंटल में है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटू? m1 l-2 एंड t-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बना किसके लिए? प्रेशर ग्रेडियंट के लिए। आई बात समझ? श्योर? एक बड़ी ही मजेदार चीज है जिसे ध्यान रखना, मास बाय लेंथ। मास बाय लेंथ क्या कहोगे भाई? प्रेशर बाय लेंथ क्या कहा? प्रेशर ग्रेडियंट। टेम्परेचर बाय लेंथ क्या कहा? टेम्परेचर ग्रेडियंट। वेलोसिटी बाय लेंथ क्या कहा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। मास बाय लेंथ क्या कहोगे? मास नहीं कहते। समझना था, आप बस बैठे हुए और आराम से ऐसे। मैंने क्या कहा? डिक्रीज इन क्वांटिटी, प्रेशर घटेगा विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन लेंथ, वेलोसिटी घटेगी विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन लेंथ, टेम्परेचर घटेगा विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन लेंथ। तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ग्रेडियंट। मास कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट। मास क्या होता है? कांस्टेंट। तो यहां मास ग्रेडियंट नहीं कहते इसे, इसे कहा जाता है लीनियर मास डेंसिटी। क्या कहते हो इसे? लीनियर मास डेंसिटी। याद रहेगा आप सबको? तो मास, अगर यूनिट लिखते हो बेटा, तो मास इज व्हाट? किलोग्राम बाय लेंथ इज व्हाट? पर मीटर। व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला? m1 l
-1। सिर्फ रटना नहीं है, समझ के चलना है चीजों को, ध्यान रहेगा, श्योर। तो आपने कुछ ये चीजें सीखी, ऐसी एक दो पॉइंट और याद रखो। कहीं पर भी अगर डेंसिटी वर्ड इस्तेमाल हुआ, कौन सा वर्ड, डेंसिटी, सो दैट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका मतलब आप उस क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर रहे हो, वॉल्यूम से। सो वी हैव मास डेंसिटी, हमारे पास क्या है, मास डेंसिटी। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, जिसे आप लोग क्या कहते हो, डेंसिटी। प्रॉपरली वो क्या है, मास डेंसिटी, याद रहेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो फिर। एज इट इज हमारे पास आया एनर्जी डेंसिटी। नाउ व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम, ध्यान रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे क्वांटिटीज हैं और सबके लिए क्या एग्जिस्ट करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले। आज की क्लास का एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, श्योर, पक्का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो हैं इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, इनके बेसिक यूजेस को। हो जाएगा अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक, चलिए।